हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 28 है और अभी हम देख रहे थे मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल से संबंधित ये आपकी दूसरी वीडियो है और इसके सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, तो ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस करवाया है। तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें आपका पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन और मौर्य काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप पिछली वीडियोस जाके देख लेना, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका जब आप वीडियोस देखोगे तो उसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट बताए हैं वो सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप मैं तो यही बोलूँगी कि आप निश्चित रूप से उसको देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ये ऑप्शन है भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। बी ऑप्शन है सातवाहनों ने सीसे के सिक्के ढलवाए थे। सी ऑप्शन आपका गुप्त शासकों ने रुपय्यक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे। और डी ऑप्शन है भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसमें जो आपका सही आंसर, इसमें जो असत्य कथन है वो आपका डी होगा। कौन सा होगा? डी। इसमें आपका डी होगा, क्योंकि ये जो स्वर्ण सिक्के चलाया था इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, किसने करवाया था? इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों ने करवाया था। इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों द्वारा स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया गया था भारत में सर्वप्रथम। तो डी ऑप्शन इसका डी इसका सही है। जस्ट मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कुषाण शासकों में से किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था? कुषाण शासकों का यहाँ पूछा है। तो ए ऑप्शन आपका विम कटफिसेस, बी ऑप्शन आपका कुजूल कटफिसेस, सी ऑप्शन आपका हुवेस्क और डी ऑप्शन आपका कनिष्क। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ए होगा। वहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में आपका भारत में सर्वप्रथम पूछा था, तो अगर मान लो भारत में सर्वप्रथम होगा तो आपका हिंद यूनानी शासक होंगे, हिंद यवन शासक होंगे। और कुषाण में अगर पूछता है आपका तो आपका ये विम कट फिशेस है। ठीक है। और ये जो कुजूल कट फिशेस थे इन्होंने तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। कुजूल कट फिशेस ने किसका प्रचलन किया था? तांबे के सिक्के का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? आपका ए ऑप्शन सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। ए ऑप्शन आपका रुद्रदामन, बी ऑप्शन है गोंडो फर्नीस, सी ऑप्शन है आपका विमकट फिसेस और डी ऑप्शन है आपका कनिष्क। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, कनिष्क। इसके बारे में मैं बता दूं तो कुषाण शासक ये जो कनिष्क है इसके शासनकाल में चीन में हान वंश का शासन था। कौन से वंश का? हान वंश का। हान वंश का शासन था। और वहाँ पे शासक कौन था? हान वंश में शासक जो था वो होती था, होती। और इस वंश का सेनापति पान चाऊ था। ये आप नाम नोट कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वंश का जो सेनापति था वो पान चाऊ था। तो ये पान चाऊ ने कनिष्क को एक बार, ये पान चाऊ जो है इसने कनिष्क को एक बार युद्ध में पराजित कर दिया था। इस वजह से चीनी सम्राट जो चीनी सम्राट ये होती है इसको कनिष्क मतलब इस वजह से चीनी सम्राट होती को मुआवजा देने के लिए कनिष्क बाध्य हो गया था। पांचाऊ ने पराजित किया था तो कनिष्क को होती को मुआवजा देना पड़ा था, इस वजह से बाध्य हो गया था। तो हिंसंग आगे बताता है कि कनिष्क ने चीन से अपनी पराजय का बदला ले लिया था, बाद में लिया होगा। तो अतः कनिष्क ही वो पहला भारतीय राजा था जिसने सुंगलिन पर्वत पार कर चीन के शासक को हराया था। कौन सा पर्वत पार करके? सुंगलिन पर्वत। सुंगलिन पर्वत पार करके। और ये विवरण कौन देता है? ये सुंगलिन है। ये विवरण जो आपका देता है वो ह्वेन सांग देता है। ह्वेन सांग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासक अधोलिखित यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे? ए ऑप्शन आपका ही उमी, बी ऑप्शन है सुआंग मी, सी ऑप्शन है कोई सुआंग और डी ऑप्शन है ही तुन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका सी। सी ऐसा ही होगा। आपको बता दूं तो जो थे कुषाणों को यूची या तोखारी भी कहते थे। क्या कहते थे? यूची
या तोखारी, यूची या तोखारी भी कहते थे। और ये जो यूची जाति थी ये दो शाखाओं में विभाजित थी। कौन कौन सी इसकी दो शाखाएं थी? ये दो शाखाओं में विभाजित थी। एक बड़ी शाखा थी जो आपकी बैक्टीरिया में थी, एक शाखा इसकी बैक्टीरिया में थी, और दूसरी जो शाखा इसकी थी वो आपकी तिब्बत में जाती है। जो छोटी शाखा थी वो तिब्बत में जाती है। तो तिब्बत में जो शाखा है यहाँ से 5 शाखाएं निकलती है। तिब्बत की जो शाखा है यहाँ से 5 शाखाएं निकलती हैं, और इन्हीं में से एक शाखा आपकी ये कोई शुआंग थी। ये जो तिब्बत में जो शाखा निकलती है उनमें से एक शाखा ये आपकी कोई शुआंग थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। ऑप्शन है मगध, बी ऑप्शन है गोरखपुर, सी ऑप्शन है पुरुषपुर, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है सी, पुरुषपुर। पुरुषपुर क्या था? इसको पेशावर भी कहते हैं ना, पुरुषपुर पेशावर। ये कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधार कला पर विशेष प्रभाव था। ए ऑप्शन आपका ग्रीक कला का, बी ऑप्शन है रोमन कला का, सी ऑप्शन है चीनी कला का, और डी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका डी, ए और बी दोनों। देखो इसके बारे में थोड़ा बता दूं, गांधार कला के बारे में। तो ये जो गांधार कला जो ये गांधार कला थी इसको यूनानी बौद्ध कला या ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहते थे। क्या कहते थे? यूनानी बौद्ध कला या ग्रीको बुद्धिस्ट। ग्रीको बुद्धिस्ट, यूनानी बौद्ध कला या ग्रीको बुद्धिस्ट भी इसको कहते थे। और इसके बारे में कहते हैं कि गांधार कला के बारे में कि गांधार कला का जो शुभारंभ हुआ था वो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? ए ऑप्शन आपका पारसी कला का, बी ऑप्शन है सीथियन कला का, सी ऑप्शन आपका यूनानी कला का, और डी ऑप्शन है आपका बैक्ट्रिया कला का। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, यूनानी कला का। अभी बताया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ए ऑप्शन आपका कुजूल कटफिस, बी ऑप्शन है कनिष्क प्रथम, सी ऑप्शन है होविस्क, और डी ऑप्शन आपका वसुदेव। तो इसमें जो सही आंसर है वो कनिष्क प्रथम, बताया ना किसी के काल में इसका शुभारंभ हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ था? तो ए ऑप्शन आपका सफ़ेद छींटदार, बी ऑप्शन है संगमरमर, सी ऑप्शन है लाल बलुआ, और डी ऑप्शन है काले चमकीले। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका लाल बलुआ। और ये जो लाल बलुआ ये पत्थर थे ये कहाँ से लाए जाते थे? तो ये लाल बलुआ आपका पत्थर रूप बास एवं सीकरी के खादानों से लाया जाता था। कहाँ से? रूप बास व सीकरी की खादानों से लाया जाता था। ये लाल बलुआ पत्थर सीकरी की खादानों से लाते थे। और भगवान बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो आपकी मथुरा शैली में ही हुआ है। कौन सी शैली में हुआ? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध की जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो आपकी मथुरा शैली में हुआ था। और ये लाल बलुआ पत्थर है। और कहाँ पे इसकी खादान है? तो रूपवास और सीकरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी आंसर सही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? ए ऑप्शन आपका हरिसेठ, बी ऑप्शन है अश्वघोष, सी ऑप्शन है वसुमित्र, और डी ऑप्शन है आपका कालिदास। तो इसमें ये जो है अश्वघोष ये बुद्ध चरित्र के लेखक थे। और बुद्ध चरित्र के लेखक थे, इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। ये कनिष्क के राज कवि और महान दार्शनिक थे। किसके राज कवि थे? कनिष्क के। ये जो बुद्ध अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के राज कवि और महान दार्शनिक थे। और इनकी जो रचना थी वो इनकी रचना थी नाटक में सारीपुत्र प्रकरण। ये नाटक था सारीपुत्र प्रकरण। किसका नाटक था ये? तो अश्वघोष द्वारा रचित नाटक था सारीपुत्र प्रकरण। इसके अलावा महाकाव्य में इनका बुद्ध चरित्र, ये जो है बुद्ध चरित्र ये महाकाव्य था। बुद्ध चरित्र और सौद्रानंद ये दोनों महाकाव्य था। सौद्रानंद है ये, आप नोट कर लीजिएगा। और इनके बारे में ये भी कहते हैं अश्वघोष के बारे में कि इनको भारत का मिल्टन, तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का मिल्टन किसे कहते हैं तो अश्वघोष को कहते हैं। और भारत का मिल्टन, भारत का कांट और भारत का वोल्टेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का वोल्टेयर। किसको कहते हैं?
तो अश्वघोष को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? ए ऑप्शन आपका अशोक, बी ऑप्शन है मेनांडर, सी ऑप्शन है कनिष्क और डी ऑप्शन है हर्ष। तो इसमें अभी मैंने बता ही दिया, तो आप गेस कर लोगे ये कौन है, कनिष्क है। उनके ये क्या थे, राजकवि थे कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? ए ऑप्शन है कनिष्क, बी ऑप्शन है बिंबिसार, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी ऑप्शन है अशोक। तो ये जो कनिष्क थे, सॉरी ये जो चरक थे, ये कनिष्क के राज्य वैद्य थे। किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। और क्या थे ये? तो ये राज वैद्य थे, ये जो चरक थे। और इनको काय चिकित्सा का प्रणेता कहा जाता है। किसका प्रणेता कहा जाता है? काय चिकित्सा। ये नोट कर लेना आप, काय चिकित्सा का प्रणेता कहते हैं इनको, चरक को। और इनकी जो पुस्तक थी चरक संहिता, कौन सी पुस्तक थी? तो क्वेश्चन अगर मान लो पूछ देता है, अक्सर पूछता है, हालांकि आपको पता होगा क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। चरक संहिता इनकी पुस्तक जो थी, ये काय चिकित्सा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये काय चिकित्सा का ये प्राचीनतम ग्रंथ है, ये चरक संहिता। और चरक संहिता में बता दूं तो चरक संहिता में आपका 120 अध्याय 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? ए। इसके अलावा मैं क्वेश्चन आंसर तो मैं बता देती हूँ, और बाकी जितनी भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप नोट कर लेना, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन आपका 56 ईस्वी, बी ऑप्शन है 78 ईस्वी, सी ऑप्शन है 56 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन है 78 ईसा पूर्व। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है बी, 78 ईस्वी। और इसके बारे में बता दूं तो ये जो अच्छा क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो ये आपका होता है 135 वर्ष का अंतर होता है। ये ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और इसका प्रयोग शकों ने अधिक किया था, इस वजह से इसको शक संवत कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए ऑप्शन है आपका कनिष्क द्वितीय, बी ऑप्शन है वसुदेव प्रथम, सी ऑप्शन है होविष्क और डी ऑप्शन है वसुदेव द्वितीय। तो इसमें जो सही होगा, इसमें आपको करना है, सबसे पहले आपके कौन आते हैं? तो सबसे पहले आपके आएंगे होविष्क, फिर उसके बाद कौन आएंगे? पहले होविष्क आएंगे, फिर उसके बाद आपके आते हैं कनिष्क द्वितीय, फिर उसके बाद आपके आते हैं वसुदेव प्रथम, फिर वसुदेव द्वितीय। तो इसमें 3 1 2 4 कौन सा ऑप्शन सही है? 3 1 2 4, ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। इसमें आप देख लेना, ए ऑप्शन इसमें सही है। होविष्क कनिष्क द्वितीय, वसुदेव प्रथम और वसुदेव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी का लेखक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए ऑप्शन आपका स्ट्रैबो, बी ऑप्शन है एक अज्ञात यूनानी नाविक को, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज को और डी ऑप्शन है प्लूटार्क को। तो इसमें जो सही आंसर होगा ये आपका बी है, ये अज्ञात नाविक है। बी ऑप्शन आपका सही था। पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी का लेखक कौन था? जस्ट मिनट। हाँ, तो ये अज्ञात यूनानी नाविक को इसके लेखक होने का श्रेय दिया जाता है। और अगर इसके बारे में हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो इसका ये पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो विल्फ्रेड हार्वे स्कार्फ ने किया था। किसने किया था? विल्फ्रेड हार्वे स्कार्फ। किसका किया था? पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी का विल्फ्रेड हार्वे स्कार्फ। ठीक है, और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है इसमें रोमन साम्राज्य को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची मिलती है। तो यानी कि भारत से निर्यातित जितनी भी वस्तुएं थी उसका सर्वप्रथम जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जो कि रोमन साम्राज्य में निर्यात की जाती थी। तो ये आपका पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी, और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? विल्फ्रेड हार्वे स्कार्फ ने। ठीक है, और विदेशों से जो चांदी आयात का प्रमाण प्राप्त होता है सर्वप्रथम, वो भी यहीं से प्राप्त होता है। प्राचीनतम विवरण चांदी आयात का यही देता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी आंसर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पेरिप्लस में उल्लेखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था? ए ऑप्शन है आपका मुजिरिस, बी ऑप्शन है कोरकई, सी ऑप्शन है टिंडिस और डी ऑप्शन है आपका कोडाकशाला। तो इसमें जो सही आंसर होगा ये है कोरकई। इसके बारे में बता दूं तो ये जो कोरकई था ये पांड्यों का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। किसका बंदरगाह था? पांड्यों का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था और ये मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। और यहाँ से जो मोती निकालने का कार्य करते थे वो बंदियों के द्वारा करवाया जाता था। किसके द्वारा? बंदियों के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश के करीमनगर तथा नालगोंडा जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात थे? ए ऑप्शन आपका लोहा और इस्पात, बी ऑप्शन है सीसा और तांबा, सी ऑप्शन है तांबा और जस्ता और डी ऑप्शन है लोहा और पीतल। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है ए, लोहा और इस्पात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन काल के किस स्थल हमें लोहार की दुकान किस स्थल से होगा? सातवाहन काल के किस स्थल से हमें लोहार की दुकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन आपका वारंगल, बी ऑप्शन है कृष्णानगर, सी ऑप्शन आपका करीमनगर और डी ऑप्शन आपका करहाटक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ये सी आंसर है, करीमनगर से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके करीमनगर से क्या क्या मिलता है लोहे का औजार में? तो यहाँ से उस्तरा, ये नोट कर लेना, उस्तरा कुल्हाड़ी आदि मिलता है यहाँ से। कहाँ से मिलता है? करीमनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनन में एक स्तूप के अंदर सारीपुत्र के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। ए ऑप्शन आपका भरूच से, बी ऑप्शन आपका सांची से, सी ऑप्शन है कुशीनगर से और डी ऑप्शन आपका कौसाम्बी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सांची से। इसके बारे में मैंने काफ़ी सांची का जो स्तूप है इसके बारे में काफ़ी डीप आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो आपको याद होगा हो सकता है। और इसमें सारीपुत्र के साथ ये जो स्तूप संख्या थी 3 था, इसमें कौन से स्तूप में था? तो स्तूप संख्या 3 में था। वहाँ से सांची से 3 महास्तूप प्राप्त हुए ना। पहले में भगवान बुद्ध के दांत के अवशेष था और दूसरा था, फिर ये तीसरा जो था इसमें सारीपुत्र और महामोदगलायन के अस्थि अवशेष सुरक्षित हैं। किसका? सारीपुत्र और महामोदगलायन के अस्थि अवशेष सुरक्षित है। ये स्तूप संख्या 3 से प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखना, स्तूप संख्या 3 से प्राप्त हुआ। ये पिछली वीडियो देख लेना, वहाँ पे अच्छे से बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक ने कृष्ण एवं बलराम की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? ए ऑप्शन है मिनेंडर, बी ऑप्शन है अगाथोक्लीज, सी ऑप्शन है हेलियोक्लीज और डी ऑप्शन है आपका आर्केबियस। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है बी, अगाथोक्लीज। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो अगाथोक्लीज था ये पहला हिंद यवन शासक था जिसने अपने सिक्के पर ब्राह्मी लिपि को स्थान दिया था। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा कौन सा पहला हिंद यवन शासक हुआ था जिसने अपने सिक्के पे ब्राह्मी लिपि को स्थान दिया था, तो ये आपका अगाथोक्लीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तरी भारत के कौन अंतिम ग्रीक शासक थे? ए ऑप्शन आपका अजेश, बी ऑप्शन है गुंडो फर्नेस, सी ऑप्शन है हिप्पोट्रेटस और डी ऑप्शन है कनिष्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, हिप्पोट्रेटस। ये थोड़ा सा नीचे कट गया है, ये हिप्पोट्रेटस है, क्रॉप हो गया थोड़ा ज़्यादा, हिप्पोट्रेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगीले की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन आपका नासिक, बी ऑप्शन है कौसाम्बी, सी ऑप्शन आपका गोदावरी कृष्णा घाटी और डी ऑप्शन है नर्मदा घाटी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं भगीले की मुद्राएं? ये आपकी नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और ये नर्मदा की घाटी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से ये प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंखलिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन आपका भरूच, बी ऑप्शन है देऊर कोठार, सी ऑप्शन है अमरावती और डी ऑप्शन है आपका सारनाथ। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ये है भरूच। यहाँ से शंखलिपि के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। भरूच या शंखलिपि के स्तूप अवशेष प्राप्त हुए हैं भरूच से। और इसके बारे में कहते हैं भरूच स्तूप जो है ये वर्तमान में नष्ट हो चुका है, केवल इसका कुछ जो अवशेष है उसको संग्रहालयों में सुरक्षित किया गया। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है,
मध्य प्रदेश के सतना में स्थित। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी वो 1873 में कनिंघम ने किया था। किसने किया था? कनिंघम ने। मध्य प्रदेश के सतना में है। और ये भरूच के स्तूप से आपका शंख लिपि के अवशेष प्राप्त होते हैं। किसके प्राप्त होते हैं? शंख लिपि के। ये ध्यान रखना, शंख लिपि के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है। और भरूच के स्तूप से आपके 3 देवता भी प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? इन 3 देवताओं का अंकन प्राप्त हुआ है यहाँ से। तो ब्रह्मा और शुक्र और मार है। ब्रह्मा, शुक्र और मार। ये मार विजय देवता है कोई, मार विजय। इन देवताओं का अंकन आपके ये भरूच के स्तूप से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासन काल में तंसुली से अपनी राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण करवाया? ए ऑप्शन है आपका तीसरे, बी ऑप्शन है चौथे, सी ऑप्शन है पांचवें और डी ऑप्शन है छठवें। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका सी, पांचवें। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके। आप वहाँ से जाके पिछली वीडियोस भी देख लेना। उसका सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, मैं वहाँ पे जवाब दे दूँगी। ओके, थैंक यू।